So let's start the topic of COA, memory. What is memory? An electronic circuitry that allows data to be stored and retrieved when required is known as memory. मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो कि डाटा को अलाउ करता है कि वो उसमें कोई भी डाटा को स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके। मतलब कोई भी डाटा अगर डिलीट हो गया है उसको फिर से बैकअप कर सके, रिट्रीव कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। जैसे हमारा ब्रेन है, अगर हम मान चलें जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक मशीन मान लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के बॉडी ऑर्गन्स के मदद से चलता है। वैसे ही कंप्यूटर है, इसमें भी रजिस्टर्स होता है, सीपीयू होता है, बसेस होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर्स, ये सारे चीज़ों के मदद से जो कंप्यूटर चलता है। जैसे हमारा बॉडी है, उसमें आई, ईयर, नोज़, माउथ, टंग, लेग्स, हैंड, सारे चीज़ों के कोऑर्डिनेशन से ह्यूमन बॉडी बना होता है। अगर इसमें एक भी चीज़ ख़राब हो जाएगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे हमारा ब्रेन है, इसको हम मान चलिए एक मशीन मान लेते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे तो हमको झटका लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जैसे हम ब्रेन है हमारा, ये भी एक समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किटरी ही है। जैसे हम कोई भी चीज़, कोई हमको मान चलिए मारता है, हिट करता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्टिव हो जाता है। उसके कारण से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचता है कि हमको चोट लगा है। अगर स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि चोट लगा है कि नहीं लगा है। उसी तरह मेमोरी में भी होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बना होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, हम हिंदी बोल पा रहे हैं क्योंकि हिंदी भाषा मेरे ब्रेन में फीड है। जैसे हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि हमने बचपन से इंग्लिश का अध्ययन करा है, क्योंकि हमने बचपन से इंग्लिश को समझा है, इंग्लिश को पढ़ा है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं इंग्लिश। वही अगर कोई हमको बोल दे जर्मन बोलने के लिए तो हम नहीं बोल पाएंगे। हमारा मन भी वही चीज़ को सोचता है जो हमारे ब्रेन में फीड है। मतलब ये एक मशीन है। जिस तरह के डाटा को आपके पेरेंट्स ने, आपके समाज ने आपके ब्रेन में फीड करा है, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर होता है। उसी तरह अगर कंप्यूटर में जिस तरह के डाटा को हम डालेंगे उसी तरह से उसका बिहेवियर होगा। जैसे हमको जावा डाउनलोड करना है कंप्यूटर में, उसके लिए हम पहले जेडीके डाउनलोड करेंगे, जावा डेवलपमेंट किट, तब वो काम करेगा। सब कुछ का एक प्रोसेस होता है। उसी तरह मेमोरी एक जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी डाटा को उसमें जाके स्टोर हो सके, ठीक है। अब मेमोरी दो तरह के होते हैं, बेसिकली तीन तरह के कह सकते हैं, लेकिन दो तरह के ही होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड होता है टर्सरी मेमोरी, लेकिन दो ही बेसिकली हम पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी होता है, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। सेकेंडरी मेमोरी होता है वो सिर्फ फाइल वगैरह को स्टोर करता है, वो कम्युनिकेट नहीं करता है। वो मेन मेमोरी में पहले डाटा को भेजेगा, फिर मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा सीपीयू, और कम्युनिकेट करने के बाद जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट है वो हमको देगा। ए मेन मेमोरी यूनिट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद सीपीयू इज नोन एज मेन मेमोरी। मतलब एक ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी हो, जैसे हमने पीडीएफ खोल रखा है, ये मेन मेमोरी में खोल रखा है, लेकिन जैसे हम इस सिस्टम को बंद कर देंगे तो वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में ये पीडीएफ डाउनलोडेड है हमारे लैपटॉप में, ठीक है। जैसे हमने इस पीडीएफ को कट कर दिया तो ये सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। फिर हमको जाकर टेलीग्राम में यहाँ पे खोलना होगा। अब ये फिर आ गया प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर था डाटा, उससे प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करा। उस सारे चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज इज नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। मतलब एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि प्रोवाइड करता है बैकअप स्टोरेज। मैंने आपको बताया ना, जो डाउनलोड रहता है बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी मेमोरी।
जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा पुराने ज़माने में, उसमें रहता था मैग्नेटिक डिस्क और टैप्स लगा हुआ। मैग्नेटिक डिस्क मतलब क्या, आपने कैसेट यूज़ करा होगा मूवी देखने के लिए, उसमें बहुत सारे मूवीज़ को स्टोर करते थे हम, और भी चीज़ों को स्टोर कर सकते थे उसमें, उसी को मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। वो जो कैसेट होता था हमारे पुराने कंप्यूटर्स में लगता था मैग्नेटिक डिस्क। टैप्स, मैग्नेटिक टैप्स, आपने गाना बजाने के लिए टैप्स यूज़ करा होगा पुराने ज़माने में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये कैसेट आपने देखा था, इसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये कैसेट ही होता है मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक टैप मैं आपको अब दिखाता हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ये आपने देखा होगा, हम यूज़ करते थे, याद है आपको पुराने ज़माने में जब हमको गाना सुनना होता था तो ये वाले मैग्नेटिक टैप्स आते थे, रील वाले, जो चलता था, रील ख़त्म होता था फिर से लगाना पड़ता था। अगर आपने देखा हो तो आप समझ पाएंगे, उसी को मैग्नेटिक टैप्स कहते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। और भी डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एसएसडी होता है, एसएसडी एक डिवाइस होता है, उसके अंदर हम मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ्स को स्टोर कर सकते हैं, और जो भी हमारे फाइल्स हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, कोई मूवी को स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में यहाँ पर कुछ बताया है। ऑक्सिलरी मेमोरी आर यूज फॉर स्टोरिंग सिस्टम प्रोग्राम, लार्ज फाइल्स एंड अदर बैकअप इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ना, इसका यूज़ होता है स्टोरिंग सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम का जो कोई प्रोग्राम है, कोई भी कोड है, मान चलिए हम VS कोड पे कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। लार्ज डाटा फाइल्स, कोई भी मूवी है 2 GB का, 3 GB का, उसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। और जितने भी बैकअप इन्फॉर्मेशन, हमारे फ़ोटोज़ हैं या कोई भी एल्बम्स हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी में। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब क्या, सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी का यूज़ क्या होता है, CPU के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका। उसके बाद इट इज यूज फॉर ओनली फॉर प्रोग्राम एंड डाटा करंटली नीडेड, मतलब अभी जो नीड है हमको, अभी जैसे PDF का नीड है हमको, तो ये मेन मेमोरी में खुलेगा बाय द प्रोसेसर। ये जो हमारा लैपटॉप है एक प्रोसेसर है, OS प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, किसी में लिनक्स का प्रोसेसर लगा रहता है। अभी जो हम इस PDF का यूज़ है, हम पढ़ पा रहे हैं इसको, इसके लिए हम करंट डाटा अभी यूज़ है तो ये मेन मेमोरी में ओपन होता है, लेकिन ये जो फाइल जो है वो स्टोर रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हायरार्की क्या होता है, मेमोरी हायरार्की, पहले इस चीज़ को समझते हैं फिर हम समझेंगे 5 लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की मतलब जितना भी प्राइमरी मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर है, और जितना भी फाइल्स, जितना भी प्रोग्राम्स हमारे लैपटॉप में स्टोर है, जितना भी रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मैन मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, मैग्नेटिक टैप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है, जितना भी चीज़ है वो सारे हो जाते हैं मेमोरी हायरार्की के अंदर। मतलब मेमोरी हायरार्की का डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी, और जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े मेमोरीज होते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी हायरार्की। अब उसका लेवल क्या होता है, लेवल मतलब क्या, असेंडिंग से डिसेंडिंग की ओर या डिसेंडिंग से असेंडिंग की ओर। तो व्हाट इज 5 लेवल मेमोरी हायरार्की, इस चीज़ को हम समझते हैं। द मेमोरी हायरार्की कंसिस्ट ऑफ टोटल मेमोरी सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर। एट टॉप मोस्ट CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर, अपना रजिस्टर अगर पढ़ा होगा, रजिस्टर इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डाटा को स्टोर करता है, तो ये बिट्स के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये बहुत सारे बिट का कलेक्शन होता है तो ये बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है। 8 बिट मिला के 1 बाइट बनाता है, अंडरस्टैंड। तो ये रजिस्टर जो होता है वो बिट के फॉर्म में स्टोर होगा। उसके बाद क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो स्मॉल साइज का एक मेमोरी होता है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में होता है, जो कि उसके स्पीड को बराबर कर देता है। जैसे CPU का जो स्पीड है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा होता है और मेन मेमोरी का स्पीड कम होता है, लेकिन अगर हम कैश उसके बीच में लगा देते हैं, प्रोसेसर, मान चलिए CPU एक प्रोसेसर है और मेन मेमोरी है, उसके बीच में अगर हम कैश लगा देते हैं तो उसके स्पीड को लगभग बराबर कर देता है, ताकि
जो फंक्शन है वो आराम से काम कर सके, इफिशिएंटली वर्क कर सके। अंडरस्टैंड। आगे चल के हम कैश को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर 5 लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की को समझ लेते हैं। तो टॉप मोस्ट पर क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर होगा। सीपीयू के बीच में आपको मैंने बताया था मैन मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर के बीच में क्या होता है, कैश मेमोरी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये बिट्स के फॉर्म में स्टोर होगा, ये केबी और एमबी के फॉर्म में होगा। लेकिन मैन मेमोरी जो है वो जीबी के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। मैन मेमोरी में बहुत सारे चीज़ें स्टोर हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी मान चलिए हम कोई मूवी देख रहे हैं, वो जीबी के फॉर्म में होगा, या और भी डाटा है वो जीबी के फॉर्म में होगा, ठीक है, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। मैन मेमोरी दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है। मैन मेमोरी दो तरह का होता है, रैम और रोम। आपको तो पता ही होगा ये चीज़। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि हम सिर्फ चीज़ों को रीड कर सकते हैं, उसमें सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नाम से ही पता चलता है रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या, सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर और मैन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होगा। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी ये हो गया मैन मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगा, यूएसबी। मैंने बताया था ना, बहुत सारे डिवाइस जो बाहर से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, यूएसबी डिवाइस। उसके बाद मैग्नेटिक टैप्स, इसमें टर्सरी मेमोरी भी बता दिया है, मैग्नेटिक टैप्स या टैप ड्राइव्स। हार्ड डिस्क, समझ रहे हैं, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। चलिए, ये टीबी के फॉर्म में स्टोर होगा और ये पीबी और ईबी के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी हायरार्की का आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैग्नेटिक टैप से कहाँ जा रहा है, आईओ प्रोसेसर, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में जा रहा है। यहाँ पर डाटा बस हमने यूज़ करा है मैग्नेटिक टैप से, यानी सेकेंडरी मेमोरी है ये दोनों, मान चलिए। टर्सरी मेमोरी होता है मैग्नेटिक टैप्स, लेकिन इसको हम सेकेंडरी मेमोरी मान के चलते हैं, ठीक है। इससे डाटा बस में ट्रांसफ़र होता है इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा, उससे गया आईओ प्रोसेसर में, उससे कहाँ गया, मैन मेमोरी में। अब मैंने आपको बताया था मैन मेमोरी और सीपीयू यानी जो भी प्रोसेसर है उसके बीच में हम कैश मेमोरी को लगाते हैं, ताकि उसके स्पीड को लगभग बराबर कर सके, ताकि इफिशिएंटली वर्क कर सके। क्योंकि मैन मेमोरी का जो स्पीड होता है वो सीपीयू से कम होता है, और सीपीयू का स्पीड जो होता है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम कैश मेमोरी को लगाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है और स्मॉल साइज भी होता है इसका। 1 से 16 बिट को ही स्टोर कर सकता है ये अपने अंदर। इसका एड्रेस रजिस्टर होता है 1 to 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 की पैरामीटर्स, 3 की पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए। एक्सेस टाइम होता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। कोई भी अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं उसमें क्या देखेंगे, उसका स्पीड अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज कैसा है, उसका कॉस्ट कितना है, ये सब सारे चीज़ को हमको देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ गोल होता है हमारा मेमोरी हायरार्की का, जब हम कोई भी चीज़, ताकि हम हाईएस्ट पॉसिबल अपना जो वर्क इफिशिएंसी है वहाँ तक पहुँच सके और कॉस्ट को भी कम करा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैन मेमोरी, मैंने आपको बताया मैन मेमोरी इज ए सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपने देखा होगा बीच में रहता है मैन मेमोरी, सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम रहता है। यहाँ जैसे आपने ये देखा होगा, यहाँ कहाँ है, बीच में है ना मैन मेमोरी, सेंट्रल स्टोरेज। अब भूल जाइए टर्सरी मेमोरी को, तो प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है ये बीच में है, ये देखिए, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी और रजिस्टर और कैश मेमोरी के बीच में रहता है, ये सेंट्रल में रहता है, सेंटर में रहता है, सेंट्रल स्टोरेज है ये, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैन मेमोरी जो होता है वो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मतलब सेमीकंडक्टर बेस्ड बनाते हैं वो जो हमारा सर्किटरी रहता है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं मैन मेमोरी को बनाने के लिए, ठीक है। और 2 तरह के रैम होते हैं, चिप्स आर अवेलेबल, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिक और डायनेमिक। 2 तरह के रैम्स होते हैं। अब रैम को हम अच्छे से पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में डाटा को स्टोर करेगा, और ये तभी तक वैलिड रहेगा जब पावर इज अप्लाइड। जब तक पावर अप्लाई करेंगे हम, जब तक उस चीज़ को यूज़ करेंगे हम,
तब तक वो चीज़ उसको स्टोर रखेगा। जैसे अभी हम PDF को यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टैटिक रैम हो जाएगा। हो सकता है ये डायनेमिक रैम भी हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जो डाटा को हम स्टोर करेंगे फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में, फ्लिप फ्लॉप किस चीज़ को स्टोर कर सकता है? बिट को स्टोर करता है। तो जब हम बिट्स को स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन के रूप में तो वह स्टैटिक रैम हो जाएगा। अब डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम स्टोर्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में कोई भी डाटा को स्टोर करेगा अप्लाइड टू कैपेसिटर, और कैपेसिटर को अप्लाई करेगा तो उसको हम डायनेमिक रैम कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में जब हम स्टोर करेंगे किसी भी इन्फॉर्मेशन को तो वो डायनेमिक रैम हो जाएगा। रैम इज यूज टू स्टोरिंग बल्क ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर सब्जेक्टेड टू चेंज। रैम का जो यूज होता है वो बल्क ऑफ प्रोग्राम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करने के लिए होता है, उसको चेंज करने के लिए होता है, सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब रैम मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई मेमोरी को एक्सेस करना है हमको किसी शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब जब तक हमको यूज़ है तो वो रैम के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बहुत सारा डाटा हो सकते हैं उसमें। रैम जो होता है काफ़ी ईजी होता है यूज़ करने के लिए, और आसानी से उसमें रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं रैम में। रैम मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें रीड ऑपरेशन भी होगा, कोई भी डाटा को हमको इनपुट करना है, उसके बाद फिर हमको रिजल्ट चाहिए। रीड मतलब क्या होता है? रीड ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ये चीज़ को आप समझिए। जैसे हम कोई भी इनपुट दिए उसको तो वो हो गया राइट ऑपरेशन, मतलब हम लिख रहे हैं। जैसे हमको कोई भी चीज़ PDF खोलना है तो मैंने अपना नाम सर्च किया हंसराज, उसमें हंसराज नाम का कोई PDF होगा तो हमने राइट ऑपरेशन किया। ठीक है, राइट ऑपरेशन किया, उसके बाद वो फोल्डर खुल के आ जाएगा हमारे सामने। फिर उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा? रीड ऑपरेशन। तो कोई भी डाटा जब इनपुट होता है तो वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन जो आउटपुट देता है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। समझ गए होंगे आप, आई थिंक। चलिए अब रीड ऑनली मेमोरी को हम पढ़ते हैं। रोम इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ये तो मैंने पता चल गया। परमानेंटली स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कि परमानेंटली स्टोर होता है कंप्यूटर। आप तो बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी है क्योंकि ये परमानेंटली स्टोर हो रहा है, लेकिन आपने तो बताया था कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसके अंदर रैम और रोम आता है, और प्राइमरी मेमोरी तो जिस समय हम यूज़ करते हैं उसी समय डाटा स्टोर होता है। इसमें तो लिख रहा है कि प्राइमरी परमानेंटली स्टोर होएगा डाटा कंप्यूटर में। ये कैसे हो गया? दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, ये जो होता है वो सिर्फ प्रोग्राम को स्टोर करता है। कोई भी ऐप्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं तो पूछते हैं भैया कितना रैम और रोम है फ़ोन में, तो बोलता है 4 और 64, मतलब स्टोरेज इसका 64 है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, और रैम है 4 GB। ठीक है, रैम है 4 GB और स्टोरेज है 64। तो ये स्टोरेज की तरह यूज होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके वैल्यू को हम चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे कोई मूवी है उसको आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एडिट कर सकते हैं, वो अलग टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है, ROM portion of main memory is needed for storing initial program is known as bootstrap loader। मतलब जैसे हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं उस समय बूटस्ट्रैप लोडर यूज़ होता है। वहाँ पर जब इनिशियली प्रोग्राम ओपन हो रहा होता है उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। मतलब जैसे हम कंप्यूटर को ऑन किए, मान चलिए ये शट डाउन था, ठीक है, उसके बाद इसको हम ऑन किए तो उस समय जो इनिशियल प्रोग्राम जो लोड होगा, इनिशियली कुछ प्रोग्राम जो लोड होता है ना, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। अब हम चलिए बूटस्ट्रैप लोडर को समझते हैं। बूटस्ट्रैप इज ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है हुज फंक्शन इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसका फंक्शन होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना। व्हेन द पावर इज टर्न ऑन, जब हम पावर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर जो स्टार्ट होगा उसको हम बूटस्ट्रैप लोडर कहेंगे। ठीक है, सिंस रैम इज वोलाटाइल, रैम एक वोलाटाइल होता है, इट्स कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। रैम एक वोलाटाइल डिवाइस है जिसका कंटेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम इसको ऑफ करेंगे। जैसे इसको हम शट डाउन कर देंगे सिस्टम को तो ये जो PDF हमने खोल रखा है वो हट जाएगा, फिर से हमको ऑन करना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी में जाके, फिर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद ये ऑन हो पाएगा।
स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टर्निंग द पावर ऑन। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो पावर को ऑन करेंगे और स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इनिशियल प्रोग्राम, जो भी तो उसमें जो इनिशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा उसी को हम कहेंगे बूट स्ट्रैप लोडर, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया। When the program is turned on, hardware of the computer sets the program counter, तो प्रोग्राम काउंटर के पास वो भेजेगा इन्फॉर्मेशन को हमको, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है कंप्यूटर। तो फर्स्ट स्टेज जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर। इसी चीज़ को अलग अलग भाषा में कहने का प्रयास कर रहा है, आप समझ पा रहे हो। द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड्स ए पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है वो लोड करता है पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन होता है फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, डिस्क में जो कोई भी चीज़ स्टोर है उसको मेन मेमोरी में भेजेगा। जो इनिशियल उसका एग्जीक्यूशन होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग सिस्टम विच परहैप्स द कंप्यूटर फॉर जनरल यूज। जो मेन मेमोरीज और कंट्रोल से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, विच प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर जनरल यूज़, जो जनरल यूज़ के लिए कंप्यूटर में यूज़ होगा उसको हम कह सकते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। चलिए अब समझते हैं ए टिपिकल रैम चिप क्या होता है। रैम एक मान चलिए चिप है, रैम में क्या क्या चीज़ें स्टोर होगा। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, रैम में हम रीड ऑपरेशन करेंगे, राइट ऑपरेशन करेंगे। तो अगर चिप है कोई भी तो चिप 1 मान लेते हैं और चिप 2 मान लेते हैं। अगर हम सिलेक्शन ऑफ चिप 1 करेंगे तो अगर सिलेक्शन ऑफ चिप 1 अगर 1 होगा और सिलेक्शन ऑफ चिप 2 अगर 0 होगा, उसका बार मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट अगर 0 होगा, मतलब आप समझिए यहाँ पर देखिए आप, चिप 1 होगा अगर और कॉम्प्लीमेंट ऑफ चिप 2 अगर 0 होगा तब ये रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके अलावा हर सिचुएशन में हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। समझ रहे हो आप बात, आप समझ नहीं पा रहे होंगे हाई इम्पीडेंस स्टेट क्या होता है। उसके लिए आपको 3 स्टेट बफर पढ़ना होगा। 3 स्टेट बफर क्या होता था, 3 स्टेट बफर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा मैं आपको उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर भेज दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। 3 स्टेट बफर क्या होती है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसका जो बाई डायरेक्शनल बस होता है वो बना होता है 3 स्टेट बफर से, ठीक है। तो उसी सिचुएशन में रीड और राइट ऑपरेशन होगा जब चिप 1 का वैल्यू 1 होगा और कॉम्प्लीमेंट ऑफ चिप 2 का वैल्यू 0 होगा, उसी समय रीड या राइट ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा हमेशा वो चला जाएगा हाई इम्पीडेंस स्टेट में, ठीक है। यहाँ चलिए पढ़ते हैं। रैम चिप इज़ बेटर सुटेड फॉर कम्युनिकेशन विद CPU इफ़ इट हैज़ 1 और मोर कंट्रोल इनपुट। एक से ज़्यादा कंट्रोल इनपुट होगा तभी तो रीड और राइट ऑपरेशन होगा। अगर रीड और राइट ऑपरेशन करना है तो कम से कम हमको 2 सिलेक्शन चिप लेने पड़ेंगे ना, कम से कम 2 सिलेक्शन चिप। अनदर कॉमन फीचर इज बाई डायरेक्शनल डाटा। बाई डायरेक्शनल डाटा होगा क्योंकि दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर होगा, क्योंकि रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म हो रहा है ना, तो इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आप समझ सकते हैं, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई डायरेक्शनल बस जो होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है 3 स्टेट बफर से। मैंने आपको पहले ही बताया था बाई डायरेक्शनल बस जो होता है वो 3 स्टेट बफर से कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा और इसका वैल्यू जब 0 होगा, यानी चिप सिलेक्शन लाइन 1 का अगर वैल्यू 1 होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ चिप सिलेक्शन लाइन 2 का वैल्यू 0 होगा, उसी समय रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। उसके अलावा हमेशा वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा हमेशा। जैसे सिलेक्शन 1 लाइन का 0 है और 2 0 है तो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा नहीं, तो इनहेबिट हो जाएगा मेमोरी फंक्शन और वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। सिलेक्शन लाइन 1 में अगर 1 होना चाहिए और इसमें 0 होना चाहिए, तो ये भी केस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये भी इनहेबिट हो जाएगा और हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अब 1 और 0 है, तो यहाँ पर तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मान चलिए रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, इनेबल ही नहीं हुआ, वो हम कुछ इनपुट और आउटपुट डाले ही नहीं, उसमें भी क्या हो जाएगा हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा।
यहाँ तो हमारा लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 है, यहाँ 0 है, लेकिन हम कुछ इन्फॉर्मेशन डाले ही नहीं, तो रीड और राइट ऑपरेशन क्यों परफॉर्म होगा, तो इनहेबिट स्टेट में चला जाएगा। अब मान चलिए यहाँ पर राइट ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, मतलब आउटपुट लेना है, तो यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा मेमोरी फंक्शन में, ठीक है। और इनपुट डाटा टू रैम, हम क्या बताए थे आपको, जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हम कुछ इनपुट डालते हैं डाटा में, जैसे हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, फिर उसका जो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर 1 और 0 यहाँ पर केस को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी क्या, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। आउटपुट डाटा फ्रॉम जो रैम है वो आउटपुट ऑफ डाटा, आपको मैंने पहले ही बताया था, आउटपुट जो आएगा डाटा वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो CS1 जो है, मतलब सिलेक्शन लाइन 1 जो है वो 1 होना चाहिए, और सिलेक्शन लाइन 2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब टिपिकल रैम चिप का मैंने आपको पहले बताया था, CS1 = 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ CS2 = 0, तभी होगा। और 8 बिट का मान चलिए डाटा लिया हमको, 128 × 8, मतलब 1 बिट जो है 128 मान चलिए रैम है इसका, ठीक है, 28 × 8 का रैम है, तो 1 बिट जो डाटा है वो कितना स्टोर करेगा, 8 बिट रैम को, 8 बिट डाटा को स्टोर करेगा, 128, 128 × 8 इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उसका 128 का जो 1 बिट है उसमें 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है वो, ठीक है। उसके लिए कितना बिट एड्रेस रजिस्टर चाहिए 128 के लिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2n के फॉर्म में, तो 2 करेंगे तो 128 होता है, तो 2 इसके लिए कितना बिट हो गया, बिट एड्रेस 7 बिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस चीज़ पर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो 2n के फॉर्म में हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, तो 7 बिट एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर 128 है, अगर यहीं पर 256 होता तो हम लिखते हैं यहाँ पर 8 बिट एड्रेस, अगर यहाँ पर 512 रहता तो यहाँ पर हो जाता 9 बिट एड्रेस, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको समझा ही दिया है। अब रोम को हम समझ लेते हैं। रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें भी वही चीज़ होगा। इसमें मान चलिए 512 बिट डाटा स्टोर कर ली। अब ये चीज़ आप समझिए कि इसमें 128 क्यों लिखा हमने और इसमें 512 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बहुत तरह की चीज़ें परफॉर्म होती है, इसलिए 128। मान चलिए एक स्पेस है, उसका बहुत सारा काम है, वो डाटा को स्टोर भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, इसमें वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए 128। उतना ही जगह है, मान चलिए आपके पास घर है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, एक बड़ा भाई है आपका और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई का काम ज़्यादा है, वो खेत में भी काम कर रहा है, फिर पढ़ भी रहा है 8-8 घंटे 10-10 घंटे, फिर माता पिता की सेवा भी कर रहा है, बिजनेस भी संभाल रहा है, मतलब बहुत सारा वर्कलोड है। और एक छोटा भाई है, उसके पास भी सेम ज़मीन है, वो सिर्फ खा रहा है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ता है, खाता है और सोता है, और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलता है। तो इसमें वर्कलोड कम है, इसलिए यहाँ पर 128 × 8 लिखे, और इसके पास स्पेस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकता है, इसलिए 512 एज्यूम किए हैं हम यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 128 भी हो सकता है, सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 512 × 8, मतलब 512 जो एड्रेस है इसका, वो भी हर एड्रेस 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है। और एड्रेस लाइन कितना चाहिए हमको, 9 चाहिए, क्योंकि 2n के फॉर्म में अगर हम इसको करेंगे 512 को, तो 2n के फॉर्म में करेंगे 2⁹ अगर करते हैं तो 512 होता है। तो कितना बिट एड्रेस चाहिए हमको, 9 चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, स्टोर करता है। इसमें भी 2 सिलेक्शन लाइन होगा, CS1 और CS2। अगर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा तो इसमें क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये रोम है, इसमें सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, सॉरी बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल होगा ये, क्योंकि ये एक तरफ ही डाटा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो इस चीज़ को बनाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे 1 होगा CS1 में और CS2 में अगर 0 होगा तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब आगे के टॉपिक्स
हम आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।